नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप चतुर्वेदी। हमेशा की तरह आज हम फिर एक साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड के मुद्दे को रोकथाम को लेकर एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। और आज का विषय बहुत सरल और मैंने महत्वपूर्ण लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय होगा जिससे साइबर फ्रॉड से लगातार आपको सुरक्षा मिलेगी। और साइबर फ्रॉड होने के बाद क्या करें, उस पर भी चर्चा करेंगे। शिकायत कहाँ करें, वो भी चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि भारत सरकार के अलग अलग प्रयासों से, आरबीआई के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा और हमारे जैसे अन्य सोशल वर्क जो हम लोग समाज के लिए अवेयर करना चाहते हैं, अलग अलग माध्यम से जानकारी दी जाती है। तब भी अभी भी लोगों को सबसे ज्यादा जो समस्या जा रही है वो रिपोर्टिंग को लेके जा रही है। बहुत सारे लोगों के डाउट है कि रिपोर्टिंग कहाँ करें, पहला स्टेप क्या हो, यदि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ दो चीजें हैं। एक साइबर क्राइम, क्राइम वो चीज है जिसमें किसी के साथ अपराध घटित हुआ हो, और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें किसी की राशि उस फ्रॉड में गई हो। देखिए, साइबर क्राइम वो भी होगा, पर एक ऐसा क्राइम होता है जैसे मान लीजिए मानहानि, डिफेमेशन, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता। ये ऐसे अपराध हैं जो साइबर अपराध तो हैं, पर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। दूसरा जो इसका पक्ष है वो है कि जिसमें आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। फाइनेंशियल फ्रॉड भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें कि आपकी कहीं ना कहीं आपको चीट किया जाता है, धोखा दिया जाता है क्रिमिनल के द्वारा, और वो आपसे आपके अकाउंट के क्रेडेंशियल ले लेता है। और दूसरा होता है अनऑथराइज। अनऑथराइज मतलब जिसमें आपने परमिशन नहीं दी। दोनों ही केस में कैसे रिपोर्टिंग करें, कैसे आपके नुकसान जो हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति हो, जो आपकी फ्रॉड में राशि गई है उसको वापस कैसे मिलेगी, ऐसे अलग अलग विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो मैंने विषय लिया वो सिर्फ और सिर्फ मैंने लिया है शिकायत करने के लिए, कि अलग अलग टाइप के जो मैटर्स, जो प्रॉब्लम्स साइबर में होती हैं, उनको लेकर हम शिकायत कब, कैसे और कहाँ करें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक इनिशिएटिव की कहूँगा जो होम मिनिस्ट्री द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रयास किया गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय के द्वारा अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर एक टोल फ्री नंबर संचालित किया गया, जिसको हम कहते हैं 1930। आप कोई भी आपके साथ फ्रॉड होता है किसी प्रकार का, आप साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग के लिए 1930 पर कंप्लेंट करें। जैसे ही आप कंप्लेंट करेंगे, वहां पे कस्टमर केयर ऑफिसर आपसे बात करेंगे, अधिकारी आपसे कुछ बेसिक जानकारी लेगा, और आपके नंबर पे विदिन 24 आवर एक मैसेज प्राप्त होगा। उस मैसेज में वो आपसे साइबर क्राइम की जो भी आपके जिस टाइप का आपके साथ क्राइम हुआ हो, क्राइम है तो क्राइम की जानकारी लेंगे, फ्रॉड हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, किस यूपीआई आईडी या किस खाते में आपने राशि ट्रांसफर की, मतलब मैं इन शॉर्ट कहूँ तो पूरी जानकारी आपके खाते और बेनिफिशियरी खाते की लेंगे। इसके बाद वो इमीडिएट जो स्टेट की पुलिस रहेगी, जो बैंक्स हैं, वो बैंक्स और जो पेमेंट गेटवेज हैं उनको रिपोर्ट करेंगे और उन खातों को फ्रीज करेंगे जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई है। जैसे ही वो खाते फ्रीज हो जाएंगे तो जो राशि सिस्टम से बाहर नहीं जा पाएगी और वो आपको वापस मिल जाएगी। तो 1930 या cybercrime.gov.in, ये दोनों सेवाएं गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई हैं। तुरंत आप शिकायत करें, कोई फ्रॉड होता है, सबसे पहला इनिशिएटिव आपका होना चाहिए, ताकि जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई है वो खाते फ्री हो जाएं और आपका अमाउंट आपको वापस मिल जाए। क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत सभी स्टेटों की पुलिस और बैंक्स, वॉलेट कंपनी, पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर, ये सभी कनेक्टेड हैं। तो आपके केस की टिकट जनरेट करके ये इस अधिकारी कस्टमर 1930 सर्विस प्रोवाइडर्स आप सभी को रिक्वेस्ट जारी करेंगे, वहां से आपका खाता फ्री हो जाएगा। तो पहला और महत्वपूर्ण स्टेप जो है 1930 और cybercrime.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करना चाहिए। अब हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड आता है कि यदि आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो जिस संस्था, जिस बैंक, जिस पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर, या मान के चलिए जो आपका जैसे पेमेंट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे पेटीएम है या आपका फोन पे है या जो भी अलग अलग हैं, तो इनको आपको रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स के नाम से, जिसमें कहा गया है कि घटना से 3 दिन के अंतर्गत आप अगर शिकायत करते हैं और आपकी गलती नहीं है, बैंक की भी गलती नहीं है, तो भी बैंक आपको नुकसान की भरपाई करेगा। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यदि आपके साथ कोई घटना घटित हो गई, आपके द्वारा क्रेडेंशियल शेयर भी कर दिए गए, वन टाइम पासवर्ड या एटीएम डिटेल दे दी गई, और आपके द्वारा बैंक में शिकायत कर दी गई, आप उस सेवा प्रदाता को जिसकी सेवा आप लेते हो,
तो जब तक आपने रिपोर्ट किया उसके पहले के नुकसान की जिम्मेदारी आपकी और रिपोर्ट के बाद की नुकसान जिम्मेदारी बैंक की। इसलिए सेकंड स्टेज उस पेमेंट सर्विस कंपनी को आपको कंप्लेंट करनी है जिसका जहां पे आपका अकाउंट होल्ड करता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे मोबाइल फोन की, क्योंकि मोबाइल फोन महत्वपूर्ण है और हम सभी यूज करते हैं। तो यदि किसी का मोबाइल फोन गुम जाए या किसी का मोबाइल फोन चोरी हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको उसको sanchar-sathi.gov.in एक वेबसाइट है जहां पे सेंट्रल इक्विपमेंट और आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, वहां पे जाके आप अपने फोन को रजिस्टर्ड कराएं ताकि उसको उसके एक्सेस को ब्लॉक कर दें और उस सिस्टम को ट्रेस भी आपके फोन को ट्रेस भी किया जा सकता है। तो यदि कोई आपका फोन चोरी हो गया है, गिर गया है, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन का एक पोर्टल है MP ई-कॉप या जो citizen.mp पुलिस, यहाँ पर जाकर भी आप मध्य प्रदेश के किसी भी थाने में साइबर क्राइम की जो शिकायत है वो कर सकते हैं। स्टेट साइबर सेल विशेष रूप से 4 जोन में डिवाइडेड है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, वहां पे भी आप शिकायत कर सकते हो। SP ऑफिस भी बने हुए हैं, SP ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल बनी हुई है जहां पे आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे UPI फ्रॉड की, UPI डिस्प्यूट्स की। तो UPI से संबंधित डिस्प्यूट भी बहुत सारे आ रहे हैं जिनको NPCI रेगुलेट करती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यदि कोई ऐसा केस हुआ जिसमें आपने किसी को UPI से अमाउंट ट्रांसफर किया, उसके पास नहीं पहुंचा, आपके अकाउंट से कट गया, तो आप NPCI की साइट पे जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। एक लिमिटेड समय में वो इन्वेस्टिगेशन करके सामान्य रूप से 24 आवर्स में वो अमाउंट वापस आ जाएगा। यदि आपने किसी गलत अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया तो इसकी शिकायत भी आप NPCI के पोर्टल पे कर सकते हो। यदि आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आपने सुना होगा कि बायोमेट्रिक जो आपका होता है उससे यदि कोई आप ट्रांजेक्शन करते हो, बायोमेट्रिक से भी आपके आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट होने लगा है, तो ऐसी स्थिति में यदि उस सिस्टम से भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तब भी आप NPCI के पोर्टल पर डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो। अब मैं आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आधार एनेबल्ड का केस हुआ तो आप पुलिस में शिकायत नहीं कर सकते हो, वो रास्ता आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। पर हर सर्विस के लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म भी है, यदि वहां पे आप करोगे तो ऐसा हम कहते हैं ना कि एक्सपर्ट डॉक्टर, कोई किडनी का है, कोई नाक कान गले का है, तो हम कहते हैं यार उस डॉक्टर को दिखाओ, पर कोई दूसरा डॉक्टर भी है वो भी आपको सहायता जरूर करेगा। उसी प्रकार से आपको ऐसा नहीं कि आपको पुलिस में शिकायत नहीं करनी पर या बैंक में नहीं करनी है, पर जो विशेष पोर्टल बनाए गए हैं जैसे UPI और AEPS का जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का रेगुलेशन करता है NPCI, तो आपको वहां पे शिकायत करनी चाहिए। इसी प्रकार एक और स्कीम है वन नेशन वन ओम्बुड्समैन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ओम्बुड्समैन का गठन किया गया है। यदि आपकी बैंक या आपका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाइसेंस दिया है आपकी शिकायत नहीं लेता है या शिकायत लेने के बाद में उसका निराकरण नहीं करता है, ऐसी स्थिति में आप 30 दिन में निराकरण नहीं करता है, ऐसी स्थिति में आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन को शिकायत कर सकते हो जिसका निराकरण बैंकिंग ओम्बुड्समैन भी करेगा। तो यदि आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन को शिकायत करना चाहते हो तो आप RBI की साइट पर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक विशेष नंबर भी इसके लिए जारी किया गया है 1448, जिसपे आप हेल्पलाइन नंबर पे भी शिकायत कर सकते हो। तो ये था आपका जो फाइनेंशियल फ्रॉड की शिकायत थी। अब एक मैं महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बताऊंगा। आप सभी लोग सोशल मीडिया उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इवन इसके अलावा कुछ ऐसी जैसे टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल है या दूसरी साइट्स भी हैं, तो ये सभी इंटरमीडियरी की कैटेगरी में आते हैं जो कि ऑनलाइन रिकॉर्ड्स को आपके व्याप में लेते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इनको हम इंटरमीडियरी भी कहते हैं, सेवा प्रदाता भी कहते हैं। तो सेवा प्रदाता की लिस्ट में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इंटरमीडियरी या सेवा प्रदाता की श्रेणी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कवर होती हैं। इनके लिए विशेष प्रावधान है, विशेष रूल्स हैं। अब प्रॉब्लम, अभी कुछ समय पहले आपने सुना था डीप फेक वीडियो बन रहे थे, प्रधानमंत्री जी की डीप फेक वीडियो बने, कुछ एक्टर्स जो थी जैसे रश्मिका मंदाना, काजोल, ये हाईलाइट्स भी थी, बहुत सारे लोगों के बने थे। जब ये डिस्प्यूट लगातार हुआ और जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट AI के थ्रू तैयार करके सोशल मीडिया पर डाला जाने लगा, तब जाके एक नया प्लेटफॉर्म भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया
जो रूल्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत गठित की गई और बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर के लिए नियम बनाए गए कि वो कैसे अपनी वेबसाइट को संचालित करेंगे, कैसे शिकायत सुनेंगे, कैसे शिकायत का समाधान करेंगे, और इनकी मनमानी को रोकने के लिए आगे भी एक विशेष अपेलेट अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसको हम कहते हैं द ग्रीवांस अपेलेट कमेटी। ये एक GAC.gov.in करके नया पोर्टल लॉन्च हुआ। इस पोर्टल पे आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की अपील कर सकते हो। मैं यहाँ पे शब्द क्या यूज कर रहा हूँ, अपील, ना कि कंप्लेंट। तो हर अपील किस चीज की होती है, कंप्लेंट की। तो पहले हमें समझना होगा कि हम कंप्लेंट कहाँ करें। तो इन गाइडलाइंस के अनुसार हर सर्विस प्रोवाइडर को, इंटरमीडिएरी को अपनी वेबसाइट पे एक ग्रीवांस सिस्टम बनाना होगा। ग्रीवांस सिस्टम मतलब शिकायत निराकरण सिस्टम प्रणाली, जिसमें कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट उनको शिकायत कर सकता है। शिकायत करने के बाद में विदिन 24 आवर्स उन्हें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी करना होगा। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के द्वारा आप अपनी कंप्लेंट को ट्रेस कर सकते हो और 15 दिवस के अंदर उन्हें उस शिकायत का निराकरण करना होगा। अब आपको लगता है कोई साइड है जहां पे आप उसको ग्रीवांस ऑफिसर का नंबर नहीं ले पा रहे हो, तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हो GAC पे कि हमें तो कंप्लेंट की डिटेल ही नहीं मिल रही ग्रीवांस ऑफिसर की। तो हर साइट को, हर सर्विस प्रोवाइडर को अपनी वेबसाइट पे ग्रीवांस ऑफिसर की डिटेल, ईमेल एड्रेस या लिंक, जो भी वो मैकेनिज्म बनाएंगे वो डिस्प्ले करना है। 15 दिन में शिकायत निराकरण करना है। तो यहाँ पे आप जैसे आपके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट किसी ने डाल दी, आपका अकाउंट किसी ने एक्सेस कर लिया। अभी कोई एक सज्जन का मेरे पास केस आया, उनका फेसबुक पेज था जिसमें लगभग 1,80,000 के आसपास फॉलोवर्स थे, और फेसबुक ने उनका एडमिन अकाउंट, एडमिन जो रूल थे वो वहां से रिमूव कर दिए। अब वो अनकंट्रोल्ड हो गया पेज, वो उनके नियंत्रण में ही नहीं है। ऐसी किसी की वेबसाइट, ईमेल अकाउंट या फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल हैक हो गई, वो उसके नियंत्रण में ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसकी शिकायत करनी चाहिए कहाँ पे, सर्विस प्रोवाइडर को। यदि 30 दिन में, 15 दिन में वो आपका निराकरण नहीं करता है, तो उसकी शिकायत पर आप भारत सरकार द्वारा संचालित एक पोर्टल है द ग्रीवांस अपेलेट कमेटी, जहाँ GAC.gov.in पे जाके आप अपनी अपील दर्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, उस पर OTP आएगा, आधार कार्ड वेरीफाई कराना होगा, और फिर आप शिकायत कर सकते हो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे शिकायत की थी जिसका निराकरण नहीं हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म का आज हमने डिस्कशन किया। मैं फिर एक बार रिपीट कहूंगा, सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिस्टम बनाया गया है, द सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको 1930 पर शिकायत करना है। उसके बाद हम बात करेंगे यदि आपका कोई फोन गुम जाता है तो उसके लिए आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा संचालित sanchar-sarthi.gov.in पोर्टल पे कंप्लेंट करना है। फोन गुम गया है या कोई आपके नाम पे सिम कितनी चल रही है वो चेक करने के लिए। फिर आपको बैंक में शिकायत करना है, सेकंड स्टेज था, यदि आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, ताकि वो चीज जो आपकी बैंक है वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था NPCI, यदि कोई UPI या आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से शिकायत है तो आपको NPCI पे शिकायत करना है। उसके बाद फिर आपको बैंकिंग ombudsman पे भी शिकायत करना है, और उसके बाद फिर आपको करना है शिकायत, जो मैंने लास्ट आपको बताया, सोशल मीडिया का GAC पे। यदि यहाँ से आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है और आपका वो मैटर अनऑथराइज एक्सेस से है, या मतलब अनऑथराइज एक्सेस मतलब बिना अनुमति आपका बैंक खाता एक्सेस हुआ, ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस हुआ, या खाता आपका हैक हुआ है, या आपका खुद का ऑनलाइन अकाउंट है, फेसबुक पेज है, फेसबुक प्रोफाइल है, बैंक अकाउंट है, जिसको एक्सेस करने से सर्विस प्रोवाइडर रोकता है, आप अपने पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, या आपका डेटा कोई कंपनी हैंडल करती है, उसको वो हैंडल करने में असफल हो गई, आपकी सिम अचानक टेलीकॉम कंपनी ने बंद कर दी, उससे आपको नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति में एक विशेष कोर्ट है द कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जहां पर आप उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, मतलब जो नुकसान हुआ इस गतिविधि से आपका, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी आप शिकायत कर सकते हो। तो वहां से भी आपको रिलीफ मिलेगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की जानकारी फायदा देगी और आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।